एग्जाम एसेंशियल टॉपिक्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम हर दिन पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे टॉपिक को पिक करेंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा। दिस टॉपिक कैन बी एनीथिंग, अ थियरी, अ कॉन्सेप्ट, अ थिंकर और अ हिस्टोरिकल इवेंट। फिर हम उस टॉपिक के हर एक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल, हिस्टोरिकल, फैक्चुअल। टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा ताकि आप उस टॉपिक पर एक कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अक्वायर कर सकें। सो मेक श्योर दैट आप इस सीरीज में बने रहें और इन यूट्यूब वीडियोस के बेनिफिट्स को अवेल करते रहें। और अगर आप यूपीएससी, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स के लिए मेरे साथ एक सिंसियर और डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन आप पॉलिटिकल साइंस के मेरे इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में मैं पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को अलॉन्ग विद यूपीएससी जीएस पेपर 2 एंड यूजीसी नेट पेपर 1, इस पूरे सिलेबस को मैं एक डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव एंड कंसेप्चुअली क्लियर वे में कवर कर रहा हूँ। रेगुलर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको इस कोर्स में पीवाईक्यू एनालिसिस, पीएसआईआर मेंस आंसर राइटिंग ट्यूटोरियल और मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिलती है। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स के साथ साथ आपको इस यूट्यूब वीडियो की डाउनलोडेबल, डिस्क्रिप्टिव डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एग्जाम एसेंशियल टॉपिक, which is बगदाद पैक्ट एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वॉर के हिस्ट्री से जुड़ा ये टॉपिक है। कोल्ड वॉर आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है कोल्ड वॉर। वीडियो के एंड में मैं आपसे इस सवाल को पूछूंगा। सवाल मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या है, आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए, आप अपने जवाब को इस वीडियो के कॉमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट Baghdad Pact was a failed organization and its failure ultimately created the opportunity for Soviet Union to intervene in the region? आइए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बगदाद पैक्ट और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बनने और डिसॉल्व होने के टाइमलाइन को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। टाइमलाइन को समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइमलाइन से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जब हम एक हिस्टोरिकल इवेंट को डील कर रहे हैं। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को हम डील कर रहे हैं, वी हैव टू बी कंप्लीटली क्लियर अबाउट द टाइमलाइन। तो आइए सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने और डिसॉल्व होने के हम टाइमलाइन को समझते हैं। अप्रैल 2, 1954, पाकिस्तान और टर्की। वैसे इस कंट्री टर्की के नाम के प्रोनाउंसिएशन को बदला जा चुका है, इट इज नाउ कॉल्ड तुर्की, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी के लिए इस वीडियो में हम इस कंट्री को टर्की ही कहेंगे। तो अप्रैल 2, 1954, पाकिस्तान और टर्की के बीच टर्को पाकिस्तानी अग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन को साइन किया गया। ये अग्रीमेंट, आपको समझना है, ये अग्रीमेंट बगदाद पैक्ट नहीं था। रादर आप कह सकते हैं कि इस टर्को पाकिस्तानी अग्रीमेंट ने बगदाद पैक्ट के बनने के लिए एक ग्राउंड वर्क को प्रिपेयर किया। बगदाद पैक्ट के बनने के प्रोसेस की शुरुआत जनवरी 12, 1955 से होगी। जनवरी 12, 1955, इस दिन टर्की के प्राइम मिनिस्टर अदनान मेंडेरेस और इराक के प्राइम मिनिस्टर नूरी साइद, इन दोनों ने पब्लिकली अनाउंस किया कि इराक और टर्की यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत एक डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए तैयार है। इस अनाउंसमेंट के बाद फरवरी 24, 1955 के दिन इराकी और टर्किश ऑफिशियल्स ने टर्को इराकी ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन को साइन किया। इट इज दिस टर्को इराकी ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन विच अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बगदाद पैक्ट। यहां से बगदाद पैक्ट की कहानी शुरू होगी। टर्को इराकी ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, फ्रॉम हियर द स्टोरी ऑफ बगदाद पैक्ट विल स्टार्ट। धीरे धीरे इस टर्को इराकी ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन को एक्सपैंड किया जाता है और इस ट्रीटी से यूके, पाकिस्तान और ईरान को भी जोड़ा जाता है। UK, it joined this Turco-Iraqi treaty on 4th April 1955। UK के जुड़ने के बाद इस ट्रीटी को फॉर्मली बगदाद पैक्ट कहा जाने लगा। पाकिस्तान ने इस पैक्ट को सितंबर 23, 1955 में ज्वाइन किया। पाकिस्तान के बाद बगदाद पैक्ट को ज्वाइन करने वाली लास्ट कंट्री थी ईरान, जिसने इस ग्रुप को, इस पैक्ट को नवंबर 3, 1955 में ज्वाइन किया। बगदाद पैक्ट के द्वारा बनाए गए इस म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को पहले इराक के कैपिटल बगदाद में एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन
जुलाई 14, 1958 इराक में एक रेवोल्यूशन होता है। इराक के उस वक्त के प्रो वेस्ट मोनार्की को हटाकर वहाँ एक मिलिट्री रूल को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। रेजिम चेंज होने के बाद, दैट मीन्स इराकी रेवोल्यूशन के बाद, मार्च 24, 1959 के दिन इराक ने बगदाद पैक्ट से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। आपको याद रखना है कि 1959 तक बगदाद पैक्ट को मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टिल 1959, टिल इराक वॉज पार्ट ऑफ दिस बगदाद पैक्ट। इराक के विड्रॉवल के बाद इस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को बगदाद से टर्की के कैपिटल अंकारा में शिफ्ट कर दिया गया। हेडक्वार्टर के शिफ्ट होने के बाद इस पैक्ट के नाम को भी बदल दिया गया। On August 21, 1959, Baghdad Pact was renamed as Central Treaty Organization or CENTO, with its headquarters located in the Turkish capital city of Ankara. 1959 में इराक के विड्रॉवल के बाद जब सेंटो बना, तब यूएस ने भी इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। लेकिन आपको याद रखना है, यूएस ज्वाइंड CENTO, this treaty organization, not as a full member but as an associate member. 1959 में एक एसोसिएट मेंबर के रूप में यूएस के द्वारा इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया गया। तो टर्की, यूके, पाकिस्तान और ईरान, दे वर फुल मेंबर्स एंड यूएस एसोसिएट मेंबर ऑफ दिस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम 1959 से डायरेक्टली 1979 में मूव करेंगे। 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, जिस रेवोल्यूशन के बाद ईरान के प्रो वेस्ट रूलर्स को सत्ता से हटाकर वहां पर एक इस्लामिक रेजिम को एस्टैब्लिश किया जाता है। आफ्टर दिस इरानियन रेवोल्यूशन, ईरान इट ऑल्सो विड्रॉज फ्रॉम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1979। 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने अपने आप को इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया। ईरान के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया एंड फाइनली दिस ऑर्गेनाइजेशन इट वाज डिसबैंडेड, इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1979 itself. So this was a brief history of the formation and dissolution of Baghdad Pact and Central Treaty Organization. लेकिन बगदाद पैक्ट और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन के हिस्ट्री को समझने के साथ साथ हमारे लिए बगदाद पैक्ट और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बनने और टूटने के पॉलिटिक्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, आपसे मैंने जो सवाल पूछा वीडियो के शुरुआत में, आप उस सवाल को आंसर नहीं कर पाएंगे। So we need to understand both the history and politics of the formation and dissolution of Baghdad Pact and Central Treaty Organization. तो आइए अब इनके बनने और टूटने के पॉलिटिक्स को समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। बोथ यूएस एंड यूके, दोनों ही कंट्रीज मिडिल ईस्ट में अपने प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस को मेंटेन करके रखना चाहती थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। Both the countries, they wanted to maintain their dominance, their influence, their presence in this oil-rich region of Middle East. जहां ब्रिटेन इस रीजन की एक ओल्ड प्लेयर थी, वहीं इस रीजन में यूएस की एंट्री अभी रिसेंट थी। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, यूएस एंटर्ड इन दिस रीजन। एज अ रिजल्ट मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस और ब्रिटेन, इनके प्लान्स एक जैसे नहीं थे, इनके प्लान्स डिफरेंट थे। ब्रिटेन एक ऐसे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या म्यूचुअल पैक्ट के फेवर में था जो इजिप्ट को इंक्लूड करे। ओके, इजिप्ट को इंक्लूड करे, इजिप्ट में हेडक्वार्टर्ड हो और इजिप्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करे। द रीजन वॉज सिंपल, ब्रिटेन हैड अ प्रेजेंस इन इजिप्ट एंड इट वॉन्टेड टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड देयर इन इजिप्ट। अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ब्रिटेन ने कई प्लान्स प्रपोज किए कि मिडिल ईस्ट के रीजन में किस तरह का एक डिफेंस पैक्ट, एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। जैसे ब्रिटेन ने एक मिडिल ईस्ट कमांड को एस्टैब्लिश करने की बात की, एक मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने की बात की। बट अनलाइक ब्रिटेन, यूएस इजिप्ट को लेकर कंसर्न नहीं था। यूएस सोवियत यूनियन को लेकर ज्यादा कंसर्न था। यूएस सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकना चाहता था, कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को इस रीजन में, सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को रोकना चाहता था। दिस इज द रीजन व्हाई यूएस वांटेड टू मूव नॉर्थ। जहां ब्रिटेन इजिप्ट के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है, वहीं यूएस वांटेड टू मूव नॉर्थ टुवर्ड्स इराक और सीरिया। तो यूएस ने मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स क्लियरली स्पेसिफाई कर रखे थे। यूएस के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या थे? पहला, सोवियत एक्सपेंशन और कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना, और दूसरा, किसी भी कॉस्ट पर, एट एनी कॉस्ट, ये इंश्योर करना कि मिडिल ईस्ट की ऑयल रिच कंट्रीज
मिडिल ईस्ट की ऑयल रिच कंट्रीज में प्रो यूएस प्रो वेस्ट गवर्नमेंट ही रूल करे। दिस इज व्हाट यूएस वांटेड टू इंश्योर। यूएस के आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन ने मिडिल ईस्ट के लिए जिस प्लान को प्रपोज किया, उस प्लान का नाम था नॉर्दर्न टायर डिफेंस प्रोजेक्ट। यहाँ पर इराक के अराउंड, सीरिया के अराउंड एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की बात की गई। जिस तरह से 1949 में नाटो को बिल्ड किया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से 1954 में सियाटो को बिल्ड किया गया साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी यूएस एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहता था। But this treaty organization, for US, this treaty organization, it should be centered around the northern part of Middle East near Iraq and Syria region. लेकिन चाहे ब्रिटेन के प्रपोज्ड प्लान्स हो मिडिल ईस्ट कमांड या मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ब्रिटेन के प्रपोज्ड प्लान्स हो, या यूएस के प्रपोज्ड प्लान्स हो नॉर्दर्न टायर डिफेंस प्रोजेक्ट के रूप में यूएस के प्रपोज्ड प्लान्स हो, इनमें से कोई भी प्लान मटेरियलाइज नहीं होता। ब्रिटेन और यूएस इनमें से किसी भी प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। वाई? बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। लेकिन मिडिल ईस्ट के अधिकांश कंट्रीज के गवर्नमेंट प्रो ब्रिटेन, प्रो यूएस और प्रो वेस्ट थे। एज अ रिजल्ट यूएस और ब्रिटेन ने इन कंट्रीज को, खासकर ईरान, इराक, पाकिस्तान, इन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश करना, कन्विंस करना कंटिन्यू रखा कि ये कंट्रीज मिलकर एक डिफेंस पैक्ट, एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट को बनाए। फाइनली इस तरह के एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के बनने के प्रोसेस की शुरुआत हम अप्रैल 1954 में देखते हैं। अप्रैल 2, 1954 टर्की और पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन को साइन किया। यूएस और ब्रिटेन दोनों ने टर्की और पाकिस्तान के बीच हुए इस अग्रीमेंट को सपोर्ट किया और इनसे कहा कि इस अग्रीमेंट को एक्सपैंड किया जाए। इस अग्रीमेंट को एक्सपैंड किया जाए, इसे एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में बदला जाए और इस अग्रीमेंट से बाकी मिडल ईस्ट के कंट्रीज को भी जोड़ा जाए। यूएस और ब्रिटेन के एडवाइस को एक्सेप्ट करते हुए टर्की के प्राइम मिनिस्टर अदनान मेंडेरेस इराक के प्राइम मिनिस्टर नूरी साइद से अपील करते हैं कि इराक भी इस अग्रीमेंट से जुड़े। अब क्योंकि इराक में भी एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट थी, तो इराक डेफिनेटली इस तरह के एक यूएस बैक्ड, एक यूके बैक्ड डिफेंस पैक्ट से जुड़ना चाहता था। लेकिन इराक अपने आप को इस टर्को पाकिस्तानी अग्रीमेंट के साथ जोड़ने के फेवर में नहीं था। इराक चाहता था कि इराक टर्की के साथ एक सेपरेट अग्रीमेंट करे। एज अ रिजल्ट ऑन February 24, 1955 टर्की और इराक के बीच एक सेपरेट अग्रीमेंट पर साइन हुआ। दिस अग्रीमेंट वॉज टर्को इराकी ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। आपको याद रखना है कि यही वो अग्रीमेंट है जिसे हम बगदाद पैक्ट कहेंगे। इस अग्रीमेंट को धीरे धीरे एक्सपैंड किया गया। ऑन 4 अप्रैल 1955 यूके ज्वाइन द अग्रीमेंट। यूके के इस अग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेने के बाद फॉर्मली इस अग्रीमेंट को बगदाद पैक्ट कहा जाने लगा। After UK, Pakistan joins this Baghdad Pact on 23 September 1955. After Pakistan, Iran was the last country to join the Baghdad Pact on November 3, 1955. So by the end of 1955, a US-backed, a Britain-backed mutual defense organization was put into place in the Middle East in the form of Baghdad Pact. इस Baghdad Pact को Middle East Treaty Organization भी कहा गया। लेकिन Baghdad Pact के बनने की वजह से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो गई। इस पैक्ट के बाहर जो कंट्रीज थी, पर्टिकुलरली इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इन कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट में अपने डोमिनेंस को लेकर खतरा महसूस होने लगा। इजिप्ट ने कहा कि बगदाद पैक्ट के थ्रू यूएस और ब्रिटेन मिडिल ईस्ट के रीजन में इजिप्ट को आइसोलेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इजिप्ट इन कंट्रीज के, दैट मीन्स यूएस और यूके के इशारे पर नहीं चल रहा था। सऊदी अरेबिया ने कहा कि बगदाद पैक्ट इराक की हैशमाइट मोनार्की को और अधिक मजबूत बनाता है। अगर इराक की हैशमाइट मोनार्की मजबूत हो गई तो इससे मिडिल ईस्ट के रीजन में इराक का डोमिनेंस बढ़ेगा, और अगर इराक का डोमिनेंस बढ़ता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए फेवरेबल नहीं होगा। दिस इज वाई सऊदी अरेबिया अपोज्ड बगदाद पैक्ट। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल बगदाद पैक्ट से इसलिए खुश नहीं था क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट के रीजन में ऐसे किसी भी अरेंजमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था जो अरेंजमेंट अरब कंट्रीज को, खासकर ईरान को, इजराइल से ज्यादा पावरफुल बनाए। बगदाद पैक्ट को लेकर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के भीतर ये जितने भी डिस्कम्फर्ट्स और डिस्प्लेजर्स थी, ये डिस्कम्फर्ट्स, डिस्प्लेजर्स कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, बॉर्डर स्कर्मिशेस के रूप में धीरे धीरे सामने आना शुरू करेंगी। Conflicts and skirmishes between and among these Middle Eastern countries, it will start appearing gradually after the signing of this Baghdad Pact. For example,
फरवरी 24, 1955 बगदाद पैक्ट पर साइन हुआ। फरवरी 28, 1955 जस्ट आफ्टर 4 days इजराइल ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया। इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेजेड वॉर बट बॉर्डर skirmishes started in Middle East just after the signing of Baghdad Pact. मार्च 1955 इजिप्ट के प्रेसिडेंट गामल या जमाल अब्दुल नासिर बांदुंग कॉन्फ्रेंस में, इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज्ड हुए बांदुंग कॉन्फ्रेंस में, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जिसे बांदुंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, बांदुंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। बांदुंग कॉन्फ्रेंस जहां नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी गई, बांदुंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हुए गामल अब्दुल नासिर वेस्टर्न कंट्रीज को, खासकर यूएस और यूके को ये मैसेज दे रहे थे, क्लियरली ये मैसेज दे रहे थे कि इजिप्ट यूएस और वेस्ट के कैंप में नहीं है, इनके पावर ब्लॉक में इजिप्ट लाई नहीं करता। इजिप्ट नॉन अलाइंड है और अगर ज़रूरत पड़े तो इजिप्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट भी एक्ट कर सकता है और इवेंचुअली ऐसा ही होगा। मिडिल ईस्ट के रीजन में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस, अभी तक का सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस 1956 में सुएज क्राइसिस के फॉर्म में इमर्ज करता है। जुलाई 26, 1956 इजिप्ट के प्रेसिडेंट गामल अब्दुल नासिर के द्वारा सुएज कैनाल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया। सुएज कैनाल कंपनी, इस कंपनी के ऑपरेशंस से ब्रिटेन और फ्रांस भी जुड़े थे। दैट मीन्स ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा भी इस कंपनी को ओन किया जा रहा था। Even Israel had strategic interest attached to the Suez Canal and Suez Canal Zone. As a result, ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल इजिप्ट पर अटैक करते हैं। इजिप्ट के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस इन तीनों ही कंट्रीज के द्वारा जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस इजिप्ट के अगेंस्ट लॉन्च किया जाता है। ये मिलिट्री ऑपरेशंस अक्टूबर 29, 1956 से लेकर नवंबर 6, 1956 तक चलते हैं। लेकिन इन मिलिट्री ऑपरेशंस के बावजूद भी ब्रिटेन और फ्रांस इजिप्ट को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इजिप्ट इज एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द गेन्स विच इट मेड बाय नेशनलाइजिंग द सुएज कैनाल। सो फॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस इट वॉज अ फेलियर। सुएज क्राइसिस, इट वॉज अ फेलियर। इजिप्ट गॉट द मॉरल विक्ट्री ओवर हियर। और इस फेलियर की वजह से मिडिल ईस्ट के रीजन में ब्रिटेन की इन्फ्लुएंस, ब्रिटेन की प्रेस्टीज कम होती है। गामल अब्दुल नासिर, आफ्टर सुएज क्राइसिस, गामल अब्दुल नासिर इजिप्शियन नेशनलिज्म और अरब नेशनलिज्म के एक हीरो के रूप में उभरते हैं। बगदाद पैक्ट की इनएफिशिएंसी भी यहां पर सभी के सामने आ जाती है और इस इंसिडेंट के बाद बगदाद पैक्ट का एक्सपेंशन एक तरह से रुक जाता है। मिडिल ईस्ट की कोई और कंट्री बगदाद पैक्ट को अब ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। नो वन वॉज विलिंग टू ज्वाइन बगदाद पैक्ट आफ्टर दिस सुएज क्राइसिस। इसके बाद, दैट मीन्स सुएज क्राइसिस के बाद बगदाद पैक्ट के लिए नेक्स्ट बड़ा चैलेंज 1958 में आएगा। जुलाई 14, 1958 इराक में एक रेवोल्यूशन हुआ। इराक को अभी तक एक प्रो वेस्ट, प्रो यूएस, प्रो ब्रिटेन मोनार्की के द्वारा रूल किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के द्वारा रूल किया जा रहा था। द नेम ऑफ दिस मोनार्की वॉज हैशमिट मोनार्की। जुलाई 14, 1958 के दिन एक मिलिट्री कू के द्वारा, एक मिलिट्री रेवोल्यूशन के द्वारा इराक की सत्ता से इस हैशमिट मोनार्की को हटा दिया जाता है और मोनार्की को हटाकर इराक को एक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किंग फैसल II एंड क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ऑफ हैशमिट मोनार्की, दे वर किल्ड ड्यूरिंग दिस मिलिट्री कू, ड्यूरिंग दिस मिलिट्री रेवोल्यूशन। और इसी के साथ इराक में प्रो वेस्ट, प्रो ब्रिटेन मोनार्की का अंत होता है। सत्ता बदलने के बाद 1949 में इराक ने अपने आप को बगदाद पैक्ट से बाहर कर लिया। इराक के हटने के बाद बगदाद पैक्ट के हेडक्वार्टर को बगदाद से टर्की की कैपिटल सिटी अंकारा में शिफ्ट कर दिया गया और हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने के साथ साथ इस पैक्ट के नाम को भी बदल दिया गया। द नेम वॉज चेंज्ड टू सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1959 में ही, आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ इराक, 1959 में ही यूएस ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। एक फुल मेंबर के रूप में नहीं, बल्कि एक एसोसिएट मेंबर के रूप में, एक एसोसिएट मेंबर के रूप में यूएस के द्वारा इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 1959 में ज्वाइन किया गया। 1959 के बाद द लास्ट इवेंट विच विल लीड to the formal dissolution of Baghdad Pact and Central Treaty Organization, the last event was 1979 Iranian Revolution. 1979 से पहले ईरान में, इराक की तरह ही ईरान में एक प्रो यूएस, एक प्रो वेस्ट मोनार्की का रूल था। दिस मोनार्की वॉज रन बाय पहलवी डायनेस्टी।
पहलवी डायनेस्टी को रेज़ा शाह पहलवी के द्वारा 1921 में ईरान में स्टैब्लिश किया गया था। रेज़ा शाह पहलवी के बाद मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी इस डायनेस्टी को रूल कर रहे थे, जिनके रूल के दौरान 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी एक प्रो वेस्ट लीडर थे और इन्होंने ईरान की सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। वेस्टर्न स्टाइल वेस्टर्नाइजेशन को ईरान की सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना चाहा, लेकिन इस वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से ईरानियन सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल एलिमेंट्स काफ़ी नाराज़ थे। इसी तरह के एक रेडिकल लीडर हुए रुहुल्ला खामेनी। रुहुल्ला खामेनी के द्वारा 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन को शुरू किया गया। द रिजल्ट ऑफ दिस इस्लामिक रेवोल्यूशन वॉज द ओवरथ्रो ऑफ दिस पहलवी डायनेस्टी इन ईरान and replacement of Pahlavi dynasty in Iran with a Islamic rule, with a Islamic regime। सत्ता चेंज होने के बाद ईरान ने अपने आप को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया। ईरान के विड्रॉवल के जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी अपने आप को इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया, और जब पाकिस्तान ने भी विड्रॉ कर लिया तो फिर फाइनली इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया इन 1979 itself। So this is how this Baghdad Pact, this Central Treaty Organization came to an end in the Middle East। बगदाद पैक्ट और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, समझने के बाद, मुझे लगता है कि आप मेरे इस क्वेश्चन को अब आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट बगदाद पैक्ट वाज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फेलियर अल्टीमेटली क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर सोवियत यूनियन टू इंटरवीन इन द रीजन? Please answer this question in the comment section।